हेलो प्यारे दोस्तों एवं विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का पेट का एग्ज़ाम, आप सबका पेट का एग्ज़ाम अब पास आ चुका है। 15 एवं 16 अक्टूबर को हम लोगों का पेट का एग्ज़ाम है। ठीक है बच्चों, अब ये समय आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी पर रखने का समय है कि कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। ठीक है, तो पेट एग्ज़ाम के दृष्टिगत, पेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप सबके सामने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक, क्योंकि पेट एग्ज़ाम में इतना कुछ हाई फाई नहीं पूछा जाएगा, बस जनरल चीज़ें पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हिंदी के प्रश्न हम लाए हैं। आप लोग उन प्रश्नों को देखिए, कीजिए, कितना आता है, कितना आप लोगों को नहीं आता है। ठीक है, और अगर आप सबको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इसे और सब्सक्राइब करिएगा कि उन लोगों का भी खूब फ़ायदा हो। ठीक बच्चों, तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताइए। संधि तो आप लोग जानते ही हैं। जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, जब दो समीपवर्ती वर्णों का मेल जब होता तो उससे जो विकार यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो शब्द होते हैं। ठीक है, वो उन दोनों शब्दों का मेल होता है। कैसे? पहले शब्द के आखिरी वाले वर्ण का और दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण का, उन दोनों वर्णों का मेल होकर एक नया शब्द हमें मिल जाता है। ठीक है, मतलब वर्णों के मेल में विकार यानी कि परिवर्तन होता है। ठीक है, ओके, इसी को संधि बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम फॉर फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, देव धन आलय। ठीक, देवधन आलय। अब देखो, तो ये हमारा पहला शब्द हो गया, यानी कि आदि शब्द प्रारंभ वाला शब्द हो गया, और ये हमारा अंतिम शब्द हो गया। अब इस पहले शब्द के आखिरी वाले वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण, इन दोनों वर्णों का आपस में मेल होगा, विकार होगा। इन दोनों वर्णों के आपस में मेल होगा। इससे मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होगा बच्चा, यानी कि जो हमारा नया शब्द बनेगा वो हमारी संधि कहलाती है। तो देखो नया शब्द क्या बनेगा, देवधन आलय। तो इसमें वाह देखो, वाह में क्या है, छोटा की मात्रा है और यहाँ पे बड़ा की मात्रा है। तो छोटा बड़ा ये क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आ हो जाएगा। ठीक, तो जब ये दोनों शब्द आपस में जुड़ेंगे, जब दोनों शब्द ये आपस में भैया जुड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा देवालय। ठीक है, देवालय, ये आपकी स्वर संधि थी। ठीक, तो बताइए सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि की दीर्घ संधि। जल्दी फटाफट। तो सूर्योदय में जो प्रयुक्त संधि है वो है भैया आपकी गुण संधि। गुण संधि कैसे, देखो सूर्योदय में कहाँ पे आपका कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे, या पे कनेक्शन हुआ। ठीक है, जब हम सूर्योदय को जब बच्चा हम तोड़ेंगे तो उचित और सार्थक शब्दों में ही तोड़ेंगे। मतलब कि जब संधि से जो हमारा शब्द बनता है, जब उसका संधि विग्रह करते हैं, मतलब कि तो शब्दों को बहुत ही उचित और सार्थक शब्दों में तोड़ते हैं कि उसका कुछ अर्थ निकलता है ना, फल ऐसे उल्टा सीधा जोड़ निकाल, मतलब अलग अलग कर दिया। तो देखो सूर्योदय को जब हम अलग अलग करेंगे तो एक तो बन जाएगा हमारा सूर्य और दूसरा बन जाएगा हमारा उदय। सूर्य धन उदय, तो ये हमारा एक शब्द बन गया, ये हमारा एक शब्द बन गया। ये पहला शब्द है, ये हमारा दूसरा शब्द है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण का और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का जो मेल होगा उसी से हमारा क्या बन जाएगा, सूर्योदय बन जाएगा। अब देखो गुण संधि कैसे है। गुण संधि तो देखो, गुण संधि जब ये होता है, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो वो दोनों चेंज हो जाते हैं ए में चेंज हो जाते हैं। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो वो दोनों चेंज हो जाते हैं, ओ में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ओके, ओ में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो सूर्योदय में देखो क्या चीज़ है। तो देखो सूर्योदय में क्या चीज़ है भैया, सूर्य धन उदय।
हमने गुण संधि बताया जब छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी है तो दोनों जुड़ के ए हो जाता है। छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा आ बड़ा हो तो दोनों मिलके ओ हो जाता है। ठीक है, तो देखो और हमेशा याद रखना, स्वर हमेशा जो स्वर वर्ण होते हैं हमेशा पूर्ण वर्ण होते हैं और जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो हमेशा अर्धवर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण को हम स्वर वर्णों की सहायता से पूर्ण करते हैं। व्यंजन वर्ण जो लिखे जाते हैं एक्चुअली में वो हलंत रूप में लिखे जाते हैं, जैसे क त ये आपके ओरिजिनल व्यंजन वर्ण हुए। ठीक है, ये आपके ओरिजिनल व्यंजन वर्ण हुए। ठीक है, ये और ये नहीं है तो वर्ण, लेकिन ये ओरिजिनल व्यंजन वर्ण नहीं है बेटा। इसमें आपकी छोटा आ की मात्रा छुपी हुई है, इसमें आपकी छोटा आ की मात्रा छुपी हुई है। कैसे कैसे तो ये ऐसे बनेगा, ये आपका प्योर व्यंजन वर्ण आ गया, इसमें छोटा आ की मात्रा अगर हम जोड़ देंगे बच्चा तो ये हमारा बन जाएगा का। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमेशा किसी न किसी व्यंजन में वर्ण में कोई ना कोई स्वर की मात्रा छिपी हुई होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखो सूर्य यानी कि यानी कि यहाँ पे आ की मात्रा, उदय प्लस यहाँ पे ओ की मात्रा। जब छोटा आ के या बड़ा आ के बाद छोटा हुआ या बड़ा हुआ है तो वो बदल जाता है ओ में। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। ठीक, ट्रिक पहचानने की ट्रिक देखो, अगर आपको कहीं भी गुण संधि पहचानना है तो आप जहाँ पे वर्ण जुड़ रहे हों वहाँ पे दो चीज़ें देखिए। ए यानी कि ऊपर इस तरह की मात्रा लगी होगी और ओ यानी कि इस तरह की मात्रा लगी होगी। जहाँ पे संधि हो रही होगी वहाँ पे ये वाली मात्रा ढूंढिए ए की और यहाँ पे ओ की मात्रा ढूंढिए। समझ लो अगर यहाँ जहाँ पे ये दोनों मात्रा में से कोई मात्रा मिले वहाँ पे गुण संधि होगी। तो देखो सूर्योदय में हमने देखा तो हमें ओ की मात्रा मिल रही है। जब ओ की मात्रा मिल रही है इसका मतलब हमारी क्या हो गई, गुण संधि हो गई। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद बताइए फटाफट। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए सज धन जन, सत झन जन, सी सज्जन न और सा धन जन। जल्दी बताइए, सबसे पहले बताइए संजन आपकी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है कि स्वर संधि है? फटाफट जल्दी। तो सज्जन बच्चा आपकी व्यंजन संधि है। जब संजन आपकी कौन सी है? व्यंजन संधि है। ठीक है, जब किसी भी वर्ग के तृतीय वर्ण आधे आधे आपस में जुड़े हों या पंचम वर्ण आधे आधे आपस में जुड़े हों तो लगभग आपकी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अब देखो सज्जन, ठीक है, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा तो देखते हैं। इसका संधि विच्छेद का सही आंसर क्या है? इसके संधि विच्छेद का तो सही आंसर वो होगा सत धन जन। अब ये कैसे होगा? सत धन जन, अब ये कैसे होगा? तो देखो बेटा, जा संबंधी व्यंजन संधि में जा संबंधी कुछ नियम है तो उसमें एक नियम आता है व्यंजन संधि में ता संबंधी कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक नियम आपका आता है ता संबंधी नियम। यदि क्या होता है, यदि ता के बाद जा आए और यदि ता के बाद झा आए, ता के बाद जा आए या ता के बाद झा आए, मतलब कि ता मतलब कि पहले शब्द में आखिरी वर्ण आपका ता हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो जा हो या झा हो, या तो जा होना चाहिए तो झा होना चाहिए। ठीक है, तब आपका जो ता है, तब आपका जो ये ता है, हम व्यंजन की बात करें तो हलंत वाला ले रहे हैं, आपका जो ता है ये आपका हमेशा जा में बदल जाता है। तब आपका ता हमेशा जा में बदल जाता है। जब ता के बाद जा आए या झा आए तब आपका ता जो है वो जा में बदल जाता है। हमेशा आपका जो व्यंजन होता है हलंतवाचकता यानी कि अर्धता, वो अर्ध जा में बदल जाता है, जा के आधे में बदल जाता है। और जो बदलेगा बेटा वो दूसरे वर्ण की, मतलब कि ता जो जा में बदल गया है, आधे जा में बदल गया बेटा, वो दूसरे वर्ण के दूसरा जो शब्द होगा उसके पहले वर्ण में जाके चिपक जाएगा। कैसे? ऐसे। तो देखो सत धन जा, हमने बताया जब ता के बाद जा आए या झा आए, ठीक है,
तो ता हमेशा जा में बदल जाता है। तो देखो सत धन जन, अब ता के बाद देखो जा है, ता के बाद अगर जा है तो ता किस में बदल जाएगा, ता बदल जाएगा, ता जो है वो बदल जाएगा जा में। तो देखो जब इसका हम मतलब कि जब इसकी हम संधि बनाएंगे तो इन दोनों वर्णों का मेल हो जाएगा, तो ताजा में बदल जाएगा तो आधा जा हो जाएगा, और वो दूसरा जो शब्द उसके पहले वर्ण में लग जाएगा। तो ये हो गया आपका सज्जन। अब देखो जब यहाँ इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ से जब हम तोड़ेंगे, जब इसको हम अगर इसको पूछे संधि विग्रह क्या होगा, तो जब तोड़ेंगे तो हमें पता है जा संबंधी नियम, जब ता के बाद झा या झा आता है तो ता जा में बदल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आधा जा लगा हुआ है, इसका मतलब जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये वापस हलंतवाचकता में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा सत धन जन। ठीक है, तो ये होता है सज्जन का संधि विच्छेद। दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हाँ, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जगत धन जननी, जननी, ठीक है, जननी लिखा हुआ बच्चा, ठीक, जननी। अब इसको अगर हमें संधि करना है, इसकी अगर हमें संधि बनानी है बच्चा, तो पहले शब्द के आखिरी वाले वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण का मेल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ता व्यंजन है, यहाँ पे ता यानी व्यंजन का मेल हो रहा है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। लेकिन अब ता आ गया तो हमें ता संबंधी नियम याद रखने होंगे। ता के बाद जब अगर जा आए या झा आए तो ता जा में बदल जाता है। तो ता के बाद देखो जा आ रहा तो ता किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा। तो अब जा में बदल जाएगा, यानी कि इस जा में बदल जाएगा। जो बदलने के बाद बच्चा जो हमारी संधि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ता जा में बदल जाएगा तो आधा जा बना लो, और दूसरा वाला शब्द उसके पहले वर्ण में जोड़ दो, पहले वर्ण जा था, जा में जोड़ दो, जननी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जगत जननी। ठीक है, समझ गए, तो ये होता है संबंध, समझ गए। अगर मान लो झा आ रहा है, मान लो एक ऐसा है उत धन झट्टिका, इंपॉर्टेंट है। तब देखो ता के बाद बोला जब जा आए या झा आए, ठीक है, जा आए या झा आए, ठीक है, जा आए या झा आए, तो ता जो है वो जा में बदल जाता है। तो देखो यहाँ पर उत दन झटिका है, तो ता के बाद झा आ रहा है तो ता जा में बदल जाएगा, इसमें चिपक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उज झटिका, ठीक, उज्झटिका। तो ये आपका बन गया। जब दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़े हों, अर्ध रूप पूर्ण वर्ण में कुछ भी, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। जब दो पंचमाक्षर एक साथ जुड़े हैं, एक आधा एक पूरा, तो वहाँ पे आपकी व्यंजन संधि होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है, फटाफट बताओ। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ठीक, तो बताइए स्वर संधि क्या होती है, जब स्वर के बाद स्वर्ण वर्ण आए, जब वर्ण का मेल स्वर्ण वर्ण से हो तो वहाँ पे स्वर संधि होती। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि होती है जब व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आए या व्यंजन वर्ण के बाद स्वर्ण वर्ण आए, स्वर वर्ण आए, तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि क्या होती है, जब विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि होती है। तो निर्जन में बच्चों आपकी यहाँ पे होगी विसर्ग संधि। अब निर्जन देखो, निर्जन का हम जो संधि विच्छेद करेंगे, निर्जन का बच्चों जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद आएगा निह धन जन, निह धन जन। निर्जन का जब संधि विच्छेद हम करेंगे बच्चों तो आएगा निह धन जन।
निह धन जन। इसका भी आपका एक नियम होता है बेटा। क्या होता है इसका नियम? होता है विसर्ग का रा हो जाना। विसर्ग का यानी कि आपके ये जो विसर्ग हैं वो आपके रा में चेंज हो जाएगा। विसर्ग जो है वो अर्ध रा में चेंज हो जाएगा, आधे रा में चेंज हो जाएगा। हमने बताया अभी व्यंजन पूर्ण रूप से अर्ध होता है, स्वरों की सहायता से उसे पूर्ण किया जाता है। ठीक, तो कैसे चेंज हो जाता है बेटा? क्या नियम बोलता है बच्चों? नियम ये बोलता है यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़ दिया जाए, मतलब कि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ उसको छोड़ के कोई भी दूसरा स्वर हो, ई उ ए ओ, कोई भी दूसरा स्वर हो, बस छोटा आ बड़ा आ ना हो विसर्ग के पहले। विसर्ग के मतलब पहले का मतलब ये होता है जिस वर्ण पे विसर्ग लगा हुआ है उस पे छोटा आ बड़ा आ के अलावा कोई भी मात्रा ना चढ़ी हो, मतलब छोटा आ बड़ा आ को छोड़ के कोई भी मात्रा छोड़ी, मतलब कि चढ़ी हुई हो। ठीक है, या उसको बोलने में छोटा आ बड़ा आ का उच्चारण ना हो। ठीक है, तो विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो। ठीक है, और विसर्ग के बाद यानी कि प्लस के बाद, विसर्ग के बाद बड़ा आ हो, बड़ा आ हो। ठीक है, बड़ा आ हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। ठीक है, बड़ा ऊ हो या 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 किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या आपके अंतस व्यंजन हो, यानी कि या, रा, ला, वा, ये सभी होने पर विसर्ग जो है वो रा में चेंज हो जाता है। जब रा में चेंज होगा विसर्ग बच्चा, तो दूसरा वाला शब्द होगा उसका जो दूसरा वाला जो शब्द होता है उसका जो पहला वाला वर्ण होगा उस पर वो वाला रा लग जाएगा। तो जब विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ स्वर को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद छोटा आ हो या छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या कोई अंतस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला, वा हो, तब बच्चों आपका जो विसर्ग है वो रा में चेंज हो जाता है। रा में चेंज हो जाता है। जब हम विसर्ग हटाएंगे तो जो रा हमें मिलेगा बच्चा वो दूसरा जो शब्द होगा प्लस के दूसरी तरफ लिखा होगा बच्चों उसके पहले वाले वर्ण में लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा ये देखो। तो देखो, अब देखो निह धन जन, देखो निह धन जन। अब हमारा देखो बच्चों ये विसर्ग है। विसर्ग के पहले क्या बोलो? विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़ के कोई भी स्वर होना चाहिए। तो विसर्ग के पहले यहाँ पे ना तो छोटा आ है ना बड़ा आ है, क्या है? नि, यानी कि छोटी ई ही है, यानी कि उसके अलावा छोटी ई है। छोटा बड़ा को छोड़ के छोटी ई हमें मिल गई, दूसरा स्वर हो तो छोटी ई मिल गई। ठीक है, तो विसर्ग पहले तो छोटी ही मिल गई तो हो गया काम खत्म। अब विसर्ग के बाद देखते हैं कौन सा वर्ण आ रहा है विसर्ग के बाद। तो विसर्ग के बाद हमारा शब्द लिखा हुआ है जन, तो हम जन का पहला वर्ण देखते हैं। तो पहला वर्ण हमारा आ रहा है जा। पहला वर्ण हमारा आ रहा है जा। तो जा देखो किस 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 वर्ग का, यानी कि च च छ जा, यानी च वर्ग का कौन सा वर्ण होता है? च वर्ग का च छ जा, यानी कि तीसरा वर्ण होता है। हमने बोला विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवें, मतलब कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। ठीक है, तो ये च वर्ग का च छ जा यानी कि तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण हमें मिल गया यानी कि जा मिल गया। तब विसर्ग जो बच्चा है वो हलंतवाचक रा यानी कि अर्धरा में चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा, जब दोनों को हम मिला के लिखेंगे तो जो रा होगा वो दूसरे शब्द का जो पहला वाला वर्ण होगा उसके ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा निर्जन। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं भैया। सेकंड एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं। दुह दुह धन जन। फटाफट बताइए इसका संधि विच्छेद, फटाफट इसका फटाफट। हाँ, मिलाने पर कौन सी संधि, मिलाने पर इसका संधि बताइए, संधि बताइए इसकी क्या होगी? दो धन झन, दो धन जन। ठीक है, क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। अब देखो विसर्ग, तो सबसे पहले देखते हैं विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है। कहीं छोटा बड़ा हो तो नहीं, तो विसर्ग पहले छोटा बड़ा तो नहीं है। विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ ये तो नहीं है।
ठीक है। जब ये नहीं है तो कोई अन्य स्वर है कि नहीं है, तो देखते हैं। हाँ, विसर्ग से पहले हमारा छोटा ऊ मिल गया, छोटा ऊ मिल गया, ठीक। ये तो काम खत्म, यानी दूसरा छोटा ऊ मिल गया। अब विसर्ग के बाद देखना, विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद कौन सा शब्द लगा हुआ। विसर्ग के बाद मतलब होता है प्लस के बाद जो शब्द लगा होता है आगे, उसे उसके पहले वर्ण से मतलब होता है। तो विसर्ग के बाद कौन सा शब्द है, जन। जन का पहला वाला वर्ण क्या है, जा। विसर्ग के बाद पहला वाला वर्ण जो हमें जा मिल गया, यानी कि जा मिल गया। जब हमें जा मिल गया, यानी कि जा जो होता है वो चा वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो चा जा जो है वो चा वर्ग का तीसरा वर्ण है। चा छा जा, यानी कि जा जो है वो चा वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जा मिल गया। तब क्या होता है बच्चों, जब ये कंडीशन हो गई, जब विसर्ग से पहले छोटा और बड़ा को छोड़ के कोई दूसरा स्वर है, ठीक है, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या अंतस व्यंजन या अलावा, या बड़ा छोटा बड़ा ऊ हो, तो विसर्ग जो हमारा है बच्चा, विसर्ग जो हमारा है, अब इन दोनों का मेल होगा, विसर्ग और इसका मेल होगा। जब विसर्ग और इसका मेल होगा तब विसर्ग जो हमारा है इस कंडीशन में वो रा में चेंज हो जाता है। हलंत रा का मतलब होता है अर्धरा, रा में चेंज हो जाता है। जो रा होगा वो दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण पे लग जाएगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो भैया चढ़ा दो, तो चढ़ा दो। तो हमारी संधि क्या हो जाएगी, दुह धन जन, यानी कि दुर्जन। भैया सही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। अब देखो, खर का पर्यायवाची शब्द, खर का पर्यायवाची शब्द, खर का पर्यायवाची शब्द फटाफट बताओ। खर का पर्यायवाची शब्द फटाफट, खर का पर्यायवाची शब्द। तो खर का पर्यायवाची शब्द होता है गधा। घर का पर्यायवाची शब्द होता है गधा। गधा को गर्दभ बोल सकते हैं, वैशाख नंदन बोल सकते हैं, रासब धूसर वैसर चक्रीवान कुछ भी बोल सकते हैं। रावण का पर्यायवाची शब्द अगर देखा जाए तो दशानन, लंकेश, लंकापति, ठीक है। और अगर बात करें मूर्ख की, तो मूर्ख का पर्यायवाची हो जाएगा मूढ़, अज्ञानी, जड़, गंवार, निर्बुद्धि, ठीक है। तो खर किसका पर्यायवाची शब्द है बेटा, गधा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, दर्प, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है फटाफट। तिरस्कार, अहंकार, गर्व, स्वाभिमान। तो इसका जो सही आंसर बच्चों है वो दर्प का जो पर्यायवाची शब्द होता है, दर्प जो पर्यायवाची शब्द होता है वो अहंकार का होता है। दर्प का पर्यायवाची शब्द होता है अहंकार। और इसके पर्यायवाची शब्द देखें तो दर्प होगा, मद होगा, मान होगा, अहम भाव होगा, अहम होगा और अहंकार होगा, ठीक बच्चों। तो ये दर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है, अहंकार। और क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं दर्प के, तो दंभ, मद, मान, अहम भाव, अहंकार, अहम, ठीक। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वारिद, वारिद किसका पर्यायवाची शब्द है, वारिद किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का है कि चंद्रमा का है कि बिजली का है कि बादल का है, फटाफट बताइए। कमल का होगा, चंद्रमा का होगा, बिजली का कि बादल का। बहुत आसान क्वेश्चन, फेरे पंट वाला। तो बच्चा वारिद जो है, वारिद पर्यायवाची शब्द होगा आपका बादल का। वारिद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। तो बादल के और कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो सबसे पहला तो हो गया वारिद, ठीक है, वारिद हो गया, घन हो गया, जलद हो गया, जलधर हो गया, नीरद हो गया। वारिज, वारिद, घन, जलद, जलधर, नीरद, ठीक है। ये आपके बादल के पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए, कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए, कमल का। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका होगा जलज, पंकज, नीरज, अम्बुज, कज, वारिज, अरविंद। जलज, पंकज, अम्बुज, नीरज, कज, वारिज, अरविंद, ये आपके कमल के पर्यायवाची हैं। एक चीज बच्चा याद रखना, कमल के पर्यायवाची और बादल के पर्यायवाची में जा और दा का डिफरेंस होता है। अगर दा लगा हुआ है तो वो बादल का हो जाएगा, और जा लगा हुआ तो कमल का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यही ले लो वारिद, अगर वारिद यहाँ पे दा लगा हो तो ये बादल का हो जाएगा। अगर यही होता आपका वारिज, अगर वारिज होता तो ये आपका कमल का पर्यायवाची हो जाता, ठीक है, कमल का पर्यायवाची हो जाता, ठीक। जैसे दूसरा देख लें, तो अगर देखें जलद, जलद, जलद लास्ट में दा है तो ये आपका बादल का पर्यायवाची हो गया, बादल का पर्यायवाची हो गया, बादल का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। अगर यही होता आपका जलज, अब जा हो गया तो जा हो गया तो ये आपका कमल का पर्यायवाची हो गया,
कमल का पर्यायवाची हो गया। इसी प्रकार देखें, अगर इसी प्रकार देखें तो अगर हम बात करें नीरद, नीरद नीरद बादल हो गया, और नीरज नीरज कमल हो गया। ठीक है, तो बादल और कमल के पर्यायवाची में ध्यान रखिएगा, लास्ट में अगर दा है तो बादल का हो जाएगा, जा है तो कमल का हो जाएगा। जैसे जलद बादल जलज कमल, वारिद बादल वारिज कमल, नीरज कमल नीरद बादल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। किरण का पर्यायवाची क्या है? किरण पर्यायवाची शब्द किसका है? किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? किरण किसका पर्यायवाची शब्द है? फटाफट, प्रभा का, रवि का, हिमांशु का कि दिनकर का? जल्दी देखिए। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? फटाफट बताइए। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या? तो बेटा किरण का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका होगा प्रभा। किरण का पर्यायवाची शब्द होगा आपका प्रभा। और के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे किरण के? रश्मि, मयूख, मरीच, अंश, कर, ज्योति। ठीक, प्रभा, रश्मि, मयूख, मरीच, अंश, कर, ज्योति, ये सब आपके किरण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और देखो इसमें रवि और दिनकर ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची। और हिमांशु आपका चंद्रमा का पर्यायवाची, हिमांशु आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विभावरी का पर्यायवाची देखो, विभावरी का पर्यायवाची अगर देखो तो विभावरी का पर्यायवाची देखो, विभावरी का पर्यायवाची शब्द फटाफट बताइए। विभावरी का पर्यायवाची शब्द, विभावरी का पर्यायवाची शब्द फटाफट। विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रिका होगा, तपसा होगा, छड़दा होगा कि तरणी होगा? फटाफट। तो विभावरी का पर्यायवाची शब्द आपका होगा छड़दा होगा। ठीक है, छड़दा होगा। ठीक है, ठीक है। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द होता है चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी। चंद्रिका का होता है चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी। ठीक है। तरणी का पर्यायवाची होता है नाव, नौका, पतंग, बेड़ा, तरी, जलयान। ठीक है, तरणी का पर्यायवाची होता है नाव, नौका, पतंग, बेड़ा, नैया, तरी, जलयान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होगा, पूर्व होगा, भूत होगा, अगज होगा? फटाफट। तो बच्चों ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होगा वो आपका होगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ। पूरब का विलोम शब्द की बात करें तो पूरब का होगा उत्तर या पश्चिम। पूरब का होगा उत्तर या पश्चिम। ठीक है, उत्तर या पश्चिम। भूत का भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म का अदृश्य होगा, निश्चित होगा, स्थूल होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द फटाफट, तो सूक्ष्म का विलोम शब्द बच्चों होगा आपका स्थूल। ठीक, सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल होगा। निश्चित का अनिश्चित, अदृश्य का दृश्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? श्री राधा, विनाश, इतश्री, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए। तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा वो बच्चों आपका होगा इतश्री। श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ, इतश्री का मतलब होता है समाप्ति। ठीक है, विनाश का आपका विलोम शब्द होगा निर्माण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए, मुहावरा है अग्नि देना, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा देना इसका अर्थ क्या है? कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। फटाफट। तो इसका अर्थ बच्चों आपका फटाफट बताइए। तो इस अग्नि परीक्षा देना इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा कठिन परिस्थिति में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा? तो छाती पर मूंग दलना का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्ज वसूल करना, पास रहकर दुख देना। तो छाती पर मूंग दलना का अर्थ होगा बच्चा पास रहकर दुख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ 12 होना का अर्थ क्या है? पौ 12 होना का अर्थ क्या है? कार्य हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, शुभ हो जाना। दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, शुभ हो जाना। फटाक से, तो इसका आंसर होगा आपका लाभ ही लाभ हो जाना। कार्य को नए ढंग से करने के लिए एक शब्द, फटाफट। कार्य को नए ढंग से करने के लिए एक शब्द, पारस्परिक, नवाकर, नवीनीकरण, इसका सही आंसर होगा आपका नवीनीकरण।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, अलौकिक, स्वर्गीय, अप्रतिभा, अप्रतिम। तो इसका सही आंसर बेटा आपका होगा अप्रतिम। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप लोगों को कैसा मेरा ये सेशन लगा बताइएगा, मेरा सहयोग। और अगर आप लोगों को अच्छा हो तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक बच्चों, थैंक यू। तो जैसा आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक्स।